हेलो दोस्तों, मैंने तैयार किया है आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है सीडीपी का टेस्ट पेपर, जिस पे हम उत्तर सहित आपको व्याख्यान सहित समझाएंगे। 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आशा करते हैं कि आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, और आने वाले एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करेंगे। हमारा चैनल है अक्ष एजुएक्स, जो आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। ये चैनल का नाम है हमारे अक्ष एजुएक्स। तो आगे प्रश्नों से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ये कथन किसका है? तो देखते हैं। बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, ये किसका कथन है? यानी ये कथन किसका है? तो वुडवर्थ का है। किसका है? वुडवर्थ का है। वुडवर्थ का कथन है, ठीक है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ का मानना था कि किसी भी बालक का विकास न तो केवल वंशागत होता है, वंशानुक्रम भी नहीं होता, वंशागत भी नहीं होता है, न केवल वातावरण से होता है। विकास इन दोनों का परस्पर गुणनफल होता है। यानी अगर कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या है? तो वो है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष है मूल संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। नीचे आपका व्याख्या पढ़ सकते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदी गामक भी बोलते हैं अवस्था, और संवेदी प्रेरक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होती है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष होती है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी वस्तुओं को देखकर उनके पीछे का तर्क समझने लगता है। 7 से जो 11 वर्ष की अवस्था होती है, बालक के सामने अगर कोई भी वस्तु रख दी जाए तो वो वस्तुओं को देख के समझने लगता है। और अगली है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष के ऊपर होती है। हमारा क्वेश्चन था कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या है? तो वो है 7 से 11 वर्ष का है। दूसरा प्रश्न है कि सीखने का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ लर्निंग का प्रतिपादन किसने किया था? सीखने का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉर्नडाइक ने किया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने 3 नियम दिए थे इसके लिए। एक तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडिनेस अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और प्रभाव का नियम। 3 नियम उन्होंने दिया था। सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो सीखने के नियम का प्रतिपादन जो है वो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने किया था। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो B.F. स्किनर, यानी B.F. स्किनर ने किया था। इन्होंने चूहों और कबूतरों का प्रयोग करके ये सिद्ध किया था कि यदि किसी अनुक्रिया के बाद कोई सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो उस प्राणी को उस क्रिया को दोबारा करना सीख जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था। यानी स्किनर ने चूहों कबूतरों पर प्रयोग करके सिद्ध कर दिया था कि अगर आप कोई एक्शन उनके सामने या समझ करते हैं, तो यानी कोई एक्शन करते हैं तो उसके बदले में उसे रिवार्ड मिलता है, यानी कि इंसेंटिव मिलता है। ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत 2 फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? स्पीयरमैन ने जो किया था, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्हें बुद्धि के 2 कारक बताए थे, एक था जी फैक्टर, एक था एफ फैक्टर। यानी जी फैक्टर वो है जो जन्मजात बच्चे को मिलती है। वो एफ फैक्टर क्या होता? बुद्धि के जो पहला कारक था वो जी फैक्टर था, यानी कि जो जन्मजात मिलती है। दूसरा था एस फैक्टर, जो कि विशिष्ट योग्यता होती है, जो कि उनके अर्जित करता है बच्चा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं कि कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो कोहलर जो है सीखने का यानी अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया था। किसका दिया था? 4 नंबर का ऑप्शन सही है कि इन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया था
गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि लर्निंग थ्योरी दी थी, इंसाइड लर्निंग थ्योरी थी जो सीखने से संबंधित है। इन्होंने सुल्तान नामक चिंपांजी यानी कि एक बंदर था, उस पर जो है इन्होंने प्रयोग किया था। सामान्यीकरण का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन का किसने प्रस्तुत किया था, सिद्धांत किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन है C.H. वुडवर्थ, स्पीयरमैन और थॉर्नडाइक ने। तो सामान्यीकरण का सिद्धांत जो था, जनरलाइजेशन का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? C.H. जड ने दिया था, सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि शिक्षण के स्थानांतरण के अंतर्गत सामान्यीकरण का सिद्धांत जड ने दिया था। इनके अनुसार जब हम किसी एक परिस्थिति के नियम को समझ लेते हैं तो उसका उपयोग दूसरी समान परिस्थिति में आसानी से कर लेते हैं। यानी जब एक परिस्थिति को हम समझ लेते हैं तो हम दूसरी परिस्थिति को उसी के तरह यानी उसी के समान परिस्थिति में आसानी से हम कर लेते हैं। यानी अगर कोई दूसरी परिस्थिति आती है तो हम आसानी से कर लेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्ध निकालने का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो बुद्धि लब्ध निकालने का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो सूत्र था IQ = MA/CA × 100। यानी कि बुद्धि लब्ध का मानसिक सूत्र जो था वो था कि अगर किसी बच्चे की, उदाहरण के तौर पे देखते हैं, अगर किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसका वो जो बुद्धि लब्ध हो जाएगा IQ = 12/10 × 100। यानी कहने का मतलब जो उसकी मानसिक आयु है इंटू मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानसिक मंदता यानी मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चों की बुद्धि लब्ध साधारणतः कितनी होती है? 80 से 90 होती है, 70 से कम होती है, या 90 से 100 के बीच में होती है, या 120 से अधिक होती है? तो 70 से कम होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही। यानी कि टारमन के बुद्धि वर्गीकरण के अनुसार जिन बच्चों की IQ 70 से कम होता है उन्हें मानसिक रूप से मंद क्षीण बुद्धि बालक माना जाता है। अगर IQ 70 या 70 से कम होगा तो उसे मानसिक मंदता या मंद बुद्धि कहा जाता है, मानसिक मंदता। देखते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे महत्वपूर्ण है? प्रगतिशील शिक्षा के बारे में सबसे पहले किसने बताया कि इसका नाम महत्वपूर्ण है? तो जॉन डेवी जो थे उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा का जनक माना जाता है, प्रोग्रेस एजुकेशन का जनक माना जाता है। उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना और बाल केंद्रित शिक्षा पर सबसे जोर दिया था। उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा पर किसने जोर दिया था? जॉन डेवी ने सबसे ज़्यादा जोर दिया था। उन्होंने कहा था प्रगतिशील शिक्षा जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि सीखने के प्रयास के मूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? सीखने के प्रयास या भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोहलर ने किया था, पावलोव ने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था, गेस्टाल्ट ने किया था? तो सीखने में प्रयास या भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। उन्होंने कहा था कि इन्होंने जो है व्यक्ति बार बार गलती करके ही धीरे धीरे सही तरीका सीखता है। यानी कई बार जब गलती करता है तो उससे धीरे धीरे करके सीखता है। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग करके प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। तो सीखने और प्रयास और भूल के सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने दिया था। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस को प्रदर्शित करता है? तो कौन सी अवस्था थी? संवेदीगामक अवस्था थी, या पूर्व संक्रियात्मक थी, या मूल संक्रियात्मक थी, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था थी? तो पियाजे के अनुसार जो है बच्चा किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व को सीखता है? तो वो था संवेदीगामक अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर कहते हैं।
स्पष्ट स्थायित्व का मतलब है कि बच्चे को ये समझ आ जाता है कि वस्तु उसकी आंखों के सामने नहीं है, वो भी दुनिया में मौजूद है, जिसमें छिपे हुए खिलौने ढूंढ निकालेगा। यह क्षमता पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष के अंत तक आ जाती है। संवेदी गामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था के नाम से हम इसको जानते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं कि बालकों में नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो बालकों में नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था। लॉरेंस कोहलरबर्ग ने प्रतिपादित किया था। यानी कोहलरबर्ग ने कहा था कि बच्चों को सही और गलत के फैसलों को समझने के लिए 3 स्तर और 6 अवस्थाओं का नैतिक विकास जो है के सिद्धांत को उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि सही और गलत का जो फैसला है, यानी जो नैतिकता है, उसको समझने के लिए 3 स्तर के बारे में उन्होंने बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। चढ़ना, कूदना, दौड़ना और लिखना, यानी सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो सूक्ष्म गति कौशल यानी कोई भी आप गति वाला काम करते हैं, ठीक है, तो सूक्ष्म गति कौशल हो जाएगा लिखना। क्या हो जाएगा, लिखना। यानी लिखने में सबसे कम जो है गति का काम होता है, सबसे कम वो लगता है, गति होती है उसमें सबसे कम आप यूज करते हैं शरीर के अंगों को। यानी गति कौशल के 2 प्रकार होते हैं, दौड़ना कूदना स्थूल गति में आता है, जिसमें बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है। यानी अगर ग्रॉस मोटर की बात करें तो बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है, जबकि लिखना, चित्र बनाना, सुई में धागा डालना सूक्ष्म गति कौशल यानी फाइन मोटर स्किल है, जिसमें उंगलियों या छोटी मांसपेशियों का ही कार्य होता है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों में सामाजिकरण सोशलाइजेशन की प्राथमिक संस्था कौन सी थी। विद्यालय थी, मीडिया थी, परिवार था या धार्मिक स्थल था। तो परिवार से ही बच्चा सबसे पहले सीखता है। यानी बच्चे की जो सामाजिक प्राथमिक संस्था है वो क्या होती है, वो परिवार होती है। परिवार के द्वारा ही बच्चा सीखता है। यानी बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता और परिवार के संपर्क में आता है, इसलिए परिवार को सामाजिकरण की प्राथमिक अवस्था या प्राथमिक संस्था कहते हैं, जबकि विद्यालय मीडिया द्वितीय संस्था। यानी सबसे पहले बच्चा परिवार से सीखता है, फिर मीडिया से या विद्यालय से सीखता है। तो प्राथमिक जो है संस्था को हम क्या कहेंगे, प्राथमिक संस्था। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। क्रेसर के द्वारा, युंग के द्वारा, सेल्डन के द्वारा, स्पेंजर के द्वारा। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो है युंग के द्वारा दिया गया। कार्ल युंग ने मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर व्यक्ति को 3 भागों में बांटा। समाज से दूर रहने वाले यानी अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, मिलनसार बहुमुखी एक्सट्रोवर्ट होते हैं, और दोनों का जो मिश्रण हो यानी वो समाज से थोड़ा वो दूर भी रहते हैं और मिलनसार भी होते हैं, वो एम्बिवर्ट होते हैं, उभयमुखी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता का मुख्य रूप से मतलब जो है किससे संबंधित है। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी किससे संबंधित है, तो अपसारी चिंतन से संबंधित है। किससे संबंधित है, अपसारी चिंतन से। सीधा संबंध जो सृजनात्मकता का होता है अपसारी चिंतन से होता है, जिसका अर्थ है कि किसी एक समस्या के समाधान के लिए अलग अलग दिशाओं में नए नए अनोखे ढंग से सोचना, वो अपसारी चिंतन कहलाता है। यानी सृजनात्मकता या क्रिएटिव। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। सामाजिक अंतःक्रिया है, शारीरिक परिपक्वता है, और मानसिक या नैतिक विकास है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहलाता है। उनका मानना था कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति और बड़ों के साथ बातचीत करके बेहतर तरीके से सबसे बच्चों की सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो माना जाता है वो सामाजिक अंतःक्रिया मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है समावेशी शिक्षा
समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ शिक्षा देना समावेशी होता है, चाहे वो सामान्य हो या प्रतिभाशाली हो या दिव्यांग हो। एक ही छत के नीचे एक ही विद्यालय में समान अवसर देकर शिक्षा देने की वकालत करता है, यानी शिक्षा देने का अवसर देता है, वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। इसको हम समावेशी शिक्षा कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो पठन विकार से संबंधित है। डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। एक ऐसी क्षमता है, कमी है, डिसेबिलिटी है, जिसमें बच्चों को अक्षरों को पहचानने और शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। इसे कभी कभी बी को डी और सा को वाज पढ़ते हैं, ये दिक्कत बच्चों में आती है, वो हम डिसलेक्सिया कहते हैं। कैलकुलिया गणितीय विकार होता है, ठीक है, लेकिन रीडिंग डिसऑर्डर होगा तो पठन विकार होता है। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने का मुख्य नियम कौन सा है? तो बहु अनुक्रिया का नियम है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने का मुख्य नियम कौन सा है? वो है बहु अनुक्रिया का नियम। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य 3 नियम और 5 गौण नियम दिए गए हैं। क्रिया का नियम मुख्य नियमों में से नहीं है, बल्कि गौण नियमों के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 22, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान विरोध की अवस्था, ये कथन किसका था? तो ये कथन स्टैनली हॉल का था। हॉल का अपराध विज्ञान किशोरावस्था का जनक माना जाता है। इन्होंने किशोरों के भीतर होने वाले शारीरिक मानसिक बदलावों को देखकर तूफान और तनाव तथा संघर्ष की अवस्था को बताया था। क्वेश्चन नंबर 23, बुद्धिलब्ध का संप्रत्ति का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? बिने ने किया था, या टर्मन ने किया था, या विलियम स्टर्न ने किया था, या रीड ने किया था? तो बुद्धिलब्धि का प्रतिपादन सबसे पहले स्टर्न ने किया था, यानी कि विलियम स्टर्न ने किया था। सबसे पहले उन्होंने 1912 में दी थी। 1916 में लुई टर्मन ने इसमें 100 का गुणा करके आधुनिक सूत्र को पूरा किया था। यानी अवधारणा जो प्रतिपादन जो सबसे पहले दिया था वो विलियम स्टर्न ने दिया था, लेकिन बाद में 1916 में लुई टर्मन ने 100 का गुणा करके इस सूत्र को जो है पूरा कर दिया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन नंबर है कि बच्चों को स्कैफोल्डिंग यानी ढांचा या पाड़ का अर्थ क्या है, जो वाइगोत्स्की ने दिया था? तो अस्थायी सहायता, यानी वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता को हम पाड़, ढांचा या स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग या मचान या ढांचा होता है कि जिसका मतलब बच्चा किसी समस्या को हल करते समय अटक जाता है, तो शिक्षक या बड़े व्यक्ति द्वारा उसे अस्थायी मदद या संकेत देकर सॉल्व कराते हैं, इसी को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर है कि प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? तो ये जॉन डीवी से संबंधित है। किलपैट्रिक यानी प्रोजेक्ट विधि का विकास ज्ञान डीवी ने व्यवहारिक दर्शन के आधार पर शिष्य विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने किया था। इसमें बच्चे वास्तविक जीवन की समस्याओं को प्रोजेक्ट के माध्यम से हल करते हैं, इसीलिए इसे प्रोजेक्ट शिक्षण विधि कहा जाता है। यानी प्रोजेक्ट शिक्षण का विकास जो है, विधि का विकास जॉन डीवी ने से संबंधित है और किलपैट्रिक से संबंधित है। कभी अगर एग्जाम में आता है तो दोनों एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। उनके शिष्य थे विलियम हेनरी किलपैट्रिक, जिन्होंने साथ दिया था और उनके वास्तविक जीवन की समस्याओं को प्रोजेक्ट के माध्यम से समझाया था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 26, मानव विकास कैसे होता है? यानी मानव विकास कैसे होता है? गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, कुछ सीमा तक अमापनीय होता है, यानी उसे मापा नहीं जा सकता, और मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। तो मानव का विकास जो है हम कह सकते हैं कि दोनों रूप में होता है। शरीर की लंबाई, चौड़ाई और वजन का बढ़ना मात्रात्मक है, जबकि कार्य कुशलता और बुद्धि, व्यवहार और संयोगों में सुधार आना गुणात्मक है। यानी मानव का विकास जो है वो मात्रात्मक तब होगा जब हम
किसी चीज़ को माप सकते हैं, ठीक है, कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी, ऊंचाई कितनी है। और जबकि कार्यकुशलता, बुद्धि, ये व्यवहार यानी वो क्या करता है और उसके अंदर बुद्धि कितनी, किसी चीज़ को समझने की बुद्धि कितनी, ये सब कार्यकुशलता जो होती है वो मानव विकास इस के अंतर्गत आता है, जो दोनों मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होते हैं। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? किंडरगार्टन विधि के जनक कौन माने जाते हैं? फ्रॉबेल हैं, मॉन्टेसरी हैं, कुक हैं, डाल्टन हैं। तो फ्रॉबेल जो है किंडरगार्टन के जनक माने जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को बेहतर समझ में आए, इसीलिए हमने हर क्वेश्चन के नीचे आंसर के साथ साथ हमने स्पष्टीकरण भी दे रखा है, जिससे कि बच्चों को समझने में आसानी हो, एक नज़र इस पर भी पड़ जाए। तो फ्रेडरिक फ्रोबेल ने छोटे बच्चों के लिए किंडरगार्टन यानी कि बच्चों का बगीचा पद्धति की शुरुआत की। उनका मानना था कि स्कूल एक बगीचा है, छात्र पौधे हैं और शिक्षक क्या है? एक माली है। यानी शिक्षक एक माली है जो पौधों को उगाता है, बढ़ाता है, पानी देता है, सींचता है और उन्हें बड़ा करने में मदद करता है। इसे किंडरगार्टन विधि जो है के जो जनक कहे जाते हैं वो फ्रोबेल कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है? तो गणित से संबंधित अधिगम अक्षमता को हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। हमने अभी इसके पहले जिस क्वेश्चन में बताया था कि जब लिखने की दिक्कत हो, लिखने में क्षमता हो तो डिस्ग्राफिया, ठीक है। और गणित में अगर दिक्कत है, गणित में अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो उससे टिक से माने कैलकुलेशन मतलब कैलकुलिया, यानी डिसकैलकुलिया जो है ये गणित से संबंधित होती है। बाल केंद्रित शिक्षा में केंद्र बिंदु कौन होता है? यानी किसे हम बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत केंद्र बिंदु मानते हैं? शिक्षक होता है, बालक होता है, पाठ्य पुस्तक होती है, विद्यालय होता है। तो हम कह सकते हैं कि जितना बाल केंद्रित शिक्षा है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो उसमें जो है बालक की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं, आवश्यकताओं के इर्द गिर्द घूमती है। शिक्षक यहाँ सिर्फ एक मार्गदर्शक होता है, नहीं फैसिलिटेटर होता है। जबकि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक पर, छात्र पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? मैकडूगल के अनुसार मूल जो प्रवृत्तियाँ थीं, बालक की मूल प्रवृत्तियाँ थीं, वो कितनी होती हैं? तो वो 14 होती हैं। कितनी होती हैं? 14 होती हैं। यानी विलियम मैकडूगल ने मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थीं और प्रत्येक मूल प्रवृत्तियों के साथ एक विशिष्ट संवेग यानी इमोशन जुड़ा होता है कि बच्चा कब क्या करता है, उसके हाव भाव से पता चलता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को काफ़ी मदद मिली होगी और काफ़ी नॉलेज मिला होगा। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, जिससे हम भी एक अपना परिवार बना सकें, परिवार से जुड़ सकें, आप लोगों को बेहतर से बेहतर वैल्यूएबल नॉलेज दे सकें। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।